नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं आपके साथ पिनाज त्यागी। पूरे देश में इस वक्त एक ही सवाल है कि क्या देश की राजधानी दिल्ली जेल से चलेगी। केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। ईडी उनसे शराब घोटाले में सवाल और जवाब कर रही है। जब केजरीवाल गिरफ्तार हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, भले मैं लॉकअप में पहुंच जाऊं, पर इस्तीफा नहीं दूंगा, सरकार जेल से चलाऊंगा। और अब हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। आज जेल से ही केजरीवाल ने नोट के जरिए पहला ऑर्डर जारी कर दिया। आतिशी उनका संदेश लेकर मीडिया के सामने आई। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली वालों की बहुत चिंता है। वो जेल में रहकर भी दिल्ली वालों की समस्याएं सुलझा रहे हैं। बीजेपी इस अनोखे प्रयोग पर दो तरह के सवाल उठा रही है। पहला ये कि भाई ये जेल से सरकार कैसे चल सकती है, और दूसरा ये कि जो ऑर्डर आज जारी हुआ है वो इलीगल है। किसी ने हैक कर ये ऑर्डर फर्जी तरीके से बनाया है। ईडी के दफ्तर में आखिर ये लेटर हेड केजरीवाल जी तक पहुंचा कैसे? क्या उनके पास कंप्यूटर है? क्या उनके पास टाइपराइटर मुहैया कराया गया? ऐसे ढेर सारे सवाल जो हैं वो विपक्ष उठा रहा है। बहरहाल ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चलाने का दावा करे। आज मुकाबला में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या देश की राजधानी दिल्ली जेल से चलेगी। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि आतिशी को केजरीवाल की तरफ से क्या निर्देश मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज़ उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। केजरीवाल के जेल से आए लेटर को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने फर्जी बताया। सिरसा ने कहा कि जो लेटर इश्यू हुआ है वो फर्जी है, ये फ्रॉड किया गया है। चीफ मिनिस्टर ईडी की कस्टडी में है, वो अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। आज जो आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर इश्यू किया है, ये एक फोर्ज लेटर है, ये फ्रॉड किया है। चीफ मिनिस्टर ईडी कस्टडी में है, वो अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते जब तक कोर्ट से उनको परमिशन ना हो। अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में, चीफ मिनिस्टर के एब्सेंस में ये दफ्तर किसने इस्तेमाल किया? ऑफिशियल लेटर जिसपे लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये किसने इशू की? ये लेटर ड्राफ्ट करने की हिदायत किसने दी? ये लेटर ड्राफ्ट किसने की? ये लेटर टाइप किसने की? और ये लेटर इशू किसने की? किस पर्पज से की? ये सारी बातें जो हैं ये बहुत इंक्वायरी का और क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इसका मतलब उनके एब्सेंस में इस ऑफिस को हाईजैक किया गया है, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। यहां आतिशी जी इसको डायरेक्शन दे रही हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस को रन करने की, या मिसेस अरविंद केजरीवाल जी दे रही हैं, जो कि टोटली इलीगल है, नहीं दे सकते। इसलिए इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और आतिशी जी से ये पूछा जाए। चलिए, तो सवाल ढेर सारे हैं। सवाल दिल्ली की जनता के मन में भी हैं, सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। और जवाब देने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक और नेता राजेश गुप्ता जी हैं, और ये जो तमाम सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजेश गुप्ता जी, एक आम दिल्ली वाला भी समझना चाहेगा, आतिशी जी के पास ये लेटर आया कहां से, किसने दिया, कैसे उन तक पहुंचा केजरीवाल जी का लेटर? देखो, ये सारी बातें बतानी इतनी ज़रूरी नहीं है कि कैसे आया, हम वो रास्ते क्यों बंद करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि लेटर में आया क्या। एक मुख्यमंत्री जो कि आज जेल के अंदर इन्होंने नाजायज़ तरीके से बंद करे हुए हैं, उसके बावजूद भी देखिए उनको दिल्ली की जनता की कितनी परवाह है कि वो सबसे पहले इस बात को देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है तो दिल्ली की जनता को दिक्कत ना हो, पानी के सही तरीके से इंतज़ाम हो, अगर कहीं से कोई इंतज़ाम में कमी है तो वहाँ पे टैंकर भेज दिए जाए। ये कितने इंपॉर्टेंट बात नहीं, केजरीवाल जी को फिक्र है, लेकिन लेटर कैसे मिला? मतलब देखिए, सुनिए ना, बहुत कम लोग होंगे जिस तरीके की बातें करें। लेकिन सवाल एक आदमी के मन में, जहन में लाजमी है कि ऑथेंटिसिटी क्या है, वो लेटर किसने पहुंचाया, कैसे टाइप हुआ? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जाहिर सी बात है सीएम की तरफ से आदेश आया है। देखिए पिनाज जी, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहा है। दुख इसी बात का है कि देश के अंदर एक ऐसा सत्ता पक्ष आ गया है जो विपक्ष की किसी बात को सुनना ही नहीं चाहता।
अरे ऐसा तो नहीं हो सकता ये हर जगह सही है और दूसरे वाला हर जगह गलत हो। अरे होली के त्योहार कभी इन्होंने नहीं छोड़ा, है ना। तो ये ऐसा सत्ता पक्ष है जो कुछ सुनना ही नहीं चाहता और इसी बात का दुख है, जबकि सत्ता में जो हो उनको सुनना चाहिए। हर चीज पे सवाल खड़े करना, कहां से आ गया, क्यों आ गया। उस खत के अंदर जो कहते हैं ना, खत के अंदर क्या है उसको नहीं पढ़ना है इन्होंने। ये लिफाफा देख के परेशान रहते हैं कि लिफाफा कौन सा है। अरे लिफाफे को छोड़ो भाई, खत में जो अंदर लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जो संदेश आया है वो संदेश दिल्ली की जनता के लिए आया है कि भाई वो परेशान ना हो, वो ये ना समझे कि आज उनका मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सिरसा जी, राजेश जी कह रहे हैं कि भाई खत में दिल्ली वालों की चिंता है, फिक्र है, उनकी समस्या का समाधान है। आपको इससे क्या मतलब, कहां से आया, क्या दिक्कत आपको? बस यही, राजेश जी ने खुद ही अपने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया और आपके सवाल का जवाब भी दे दिया। ये वही शराब के घोटाले की तरह पत्थर घोटाला है जिसका जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के पास पॉलिसी का जवाब नहीं था। वो कहते थे छोड़ो, क्या हुआ कैसे हुआ छोड़ो, इसमें आपको मुनाफा दिखेगा। जब घाटा हो गया तो बोले क्या हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता, एलजी ने कर दिया। अब इनसे पूछा कि खत कहां से आया बताइए, खत को टाइप किसने किया। आप समझिए खत नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा पिनाज जी, ये खत नहीं है, ये एक ऑफिस ऑर्डर है। थोड़ा सा आप इसमें खत में ऑर्डर में अंतर समझिए। ऑर्डर का, ऑफिस ऑर्डर का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री जी निर्देश कहां से दे रहे हैं, ये दिल्ली के लोग, देश के लोग पूछना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, जेल में भी नहीं, ईडी कस्टडी में हैं। और मैं राजेश जी से बड़े आदर से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, राजेश जी ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का दफ्तर है, ये कोई शराब का ठेका नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों का कि कुछ भी शराब कितने बेचो, आपको क्या लेना जी, हम एक के साथ एक बोतल फ्री में देंगे। आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। जब हम सवाल पूछते थे भैया आप तो स्कूल खोलने के लिए आए थे, 800 ठेके खोल दिए, आप कौन होते हैं पूछने वाले। हमने कहा एक के साथ एक बोतल कैसे बिक रही है, दिल्ली को क्यों नशेड़ी बना रहे हो, आप कौन होते हो पूछने वाले। आज हम ये पूछ रहे हैं, ये खत नहीं है, ये कोई आपसी में दो लोगों के बीच में कोई प्रेम पत्र नहीं है, ये कोई दो परिवार के लोगों के बीच में आपसी में एक दूसरे की रिश्तेदारी के हालचाल पूछने के लिए खत नहीं है। ये बहुत सीरियस इश्यू है। ये एक मुख्यमंत्री जी का एक ऑर्डर है और ये क्या लिखता है, ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, मतलब चीफ मिनिस्टर ने ऑफिस ऑर्डर जारी किया है। तो ये पूछना दिल्ली के लोगों के लिए स्वाभाविक है। क्या आप अब मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को भी हाईजैक कर लिया, आप वहां पे भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। वही जो आपने फ्रॉड किया था शराब घोटाले का, आप मुख्यमंत्री के दफ्तर का भी घोटाला हो रहा है। ठीक है तो राजेश जी, स्वाभाविक है जवाब आप भी पूछना चाहेंगे, आप टीवी चैनल पर। ठीक है बिल्कुल जवाब लेते हैं राजेश जी से। सीखा राजेश जी, कैसे बताऊं ये आपका है, मुझे बताइए राजेश जी। ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेटर। मैं फिर कह रहा हूं सिरसा जी, मैं ये कह रहा हूं कि खत के मजमून को पढ़ा जाता है, आप क्यों इस चक्कर में पड़े हो कि वो कैसे आया। नहीं देखिए, कंसर्न तो सुनिए ना राजेश जी, कंसर्न तो लाजमी है ना कि ईडी की कस्टडी में क्या केजरीवाल जी के पास ये परमिशन है कि वो अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो ऑफिस के जो लेटर हेड्स हैं वो लेकर गए हुए हैं, क्या उन्होंने इस तरह की कोई स्पेशल परमिशन ली है, या उनकी एब्सेंस में कोई ये ड्राफ्ट कर रहा है, और कर रहा है तो क्या ये कानूनन सही है, और क्या वो पहले से एंटिसिपेशन में इसको ड्राफ्ट करके गए थे। इस पर डेट भी नहीं डली हुई है। देखिए आतिशी जी ने बहुत क्लियर कट कहा है कि पहले जब से सीएम साहब ईडी की कस्टडी में है, वहां से उन्होंने पहला मैसेज भेजा है दिल्ली की जनता के नाम पे। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि किसने ये लेटर, किसकी डायरेक्शंस हैं, किसके इसके अंदर शब्द हैं। तो सीएम साहब दिल्ली की जनता के लिए चिंता करते हैं, वो है। अब सिरसा साहब बार बार के शराब घोटाला, पता नहीं कौन सा घोटाला हो गया, उस रेड्डी की बात करते नहीं। शरद रेड्डी की बात करोगे सिरसा साहब आप, जिसको गिरफ्तार करा, आपको पता है ना, 5 दिन बाद में 5 करोड़ के इलेक्टोरल बोर्ड लेके बीजेपी को दे दिए। उसके बाद में जिस दिन उसकी जमानत की बात आई, ईडी ने उसका विरोध नहीं करा, और उसके जमानत होते उसने 50 करोड़ के बॉन्ड लेके और बीजेपी को दे दिए। तो हफ्ता वसूली हो रही है सिरसा साहब। राजेश जी, सिरसा साहब तो कह रहे हैं कि शराब घोटाले के बाद ये लेटर घोटाला है, ये ऑर्डर घोटाला है। वो तो एक कह रहे हैं कि तो इसमें भी फर्जीवाड़े की और जांच की मांग कर रहे हैं। अरे नहीं, सिरसा साहब का अधिकार है, वो सब जांच की मांग करते रहे, लेकिन देखो वो भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई घोटाला हो जाता है, कोई चीज फ्री के ऊपर एक के ऊपर फ्री भी हो गई, मतलब कमाल की बात है।
ऐसा कैसा घोटाला हो गया हमारे को तो आज तक समझ में नहीं आया, ना इनको समझ में आया। उस घोटाले के अंदर इन्होंने 4 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के बंद कर लिए, आज तक एक नया पैसा निकला। बड़ी सिंपल सी एक मेरा सवाल है, आज किसी को आप पकड़ते हो, ईडी का छापा लगता है, ईडी दिखाती है इतने पैसे मिले, इतना चांदी मिली, इतना सोना मिला। एक मैं बता रहा हूं, एक नया पैसा आज तक मिला पिनाजी, एक नया पैसा आज तक मनीष सिसोदिया जी के पास में, सत्येंद्र जैन जी के पास में, अरविंद केजरीवाल जी के पास में कहीं से इनको मिला है? लेकिन बेवजह बस आते उठा के ले जाते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और बस एक डर है इनको कि भाई बोल तो दिया 400 पार, लेकिन लाले पड़े हुए बहुत कम के, तो विपक्ष को डराओ धमकाओ, लोग डरे नहीं, कोई बोले नहीं। ठीक है, बोलेंगे तो नहीं, ठीक है आपने डरा लिया, सिरसा जी जवाब वोट है ना, बटन दबाएंगे सिरसा साहब, ये आप देख लेना। पिनाज जी, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी जानकारी के लिए, जो ये बार बार कह रहे हैं कि आपको कोई सबूत मिला। मेरे को ये ना पूछें, मैं पूछता हूं कि इन्होंने, मैं आपको 10 जजेस के नाम पढ़ के सुनाता हूं जिन्होंने क्या क्या बोला, 1 मिनट के अंदर अंदर सारे जवाब दूंगा। जस्टिस सूरज कुमार कैंत और जस्टिस मनोज जैन ने कहा, वी हैव हर्ड आर्गुमेंट्स ऑन द प्रेजेंट एप्लीकेशन फ्रॉम द बोथ साइड्स एट लेंथ, हाउएवर एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटरमिट लीव टू अरविंद केजरीवाल। ये डबल बेंच ने कहा कि हमने सारे आर्गुमेंट सुन लिए हैं, सारे सबूत देखे हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को हम जमानत नहीं दे सकते। सीबीआई जज एम के नागपाल ने कहा कि इसमें डीप कॉन्स्पिरेसी है, डीपली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। जस्टिस दिनेश कुमार जी ने कहा, वेरी सीरियस एलिगेशंस, द एलिगेशंस आर सीरियस इन नेचर, बेल रिजेक्टेड। जस्टिस संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी ऑफ 338 करोड़ रुपीस, 338 करोड़ रुपीस इज टेंटली इस्टेब्लिश, वी हैव डिसमिस द बेल, हम जमानत रद्द करते हैं। मैंने केवल उनके पढ़े, उसका संजय सिंह जी की, एम के नागपाल जी की, स्वर्ण कौन शर्मा जी की, बहुत सारे जजेस ने इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर कही। पर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, और मैं जरूर चाहता हूं, मेरे जो दोस्त मित्र बैठे हैं एमएलए साहब, राजेश जी, जब आप कहते थे अरविंद केजरीवाल, ये सोनिया को जेल में डाल दो, ये सीबीआई वाले कुछ नहीं करेंगे, इसको जेल में डालो, सारा हिसाब मिल जाएगा। बताइए 2G घोटाले में कौन से बैंकों से पैसे निकले थे, कौन से तुम लोगों ने तब यूपीए तुम्हारी अलायंस पार्टनर ने कौन सी रिकवरी की थी? क्योंकि कागजों में फ्रॉड दिख गया था आपका, तो फ्रॉड 100 करोड़ रुपया एमएलए के इलेक्शन में जहां गया, आपके एमएलए गवाह बन गए, गोवा के कैंडिडेट गवाह बन गए। और विधायक महोदया, राजेश जी, मैं आपसे एक बात याद करा दूं, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो पिनाज जी ने सुनिए, आपको पता होना चाहिए इसमें गवाह कौन है। दिनेश अरोड़ा गवाह हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के और उनके धर्मपत्नी जी के पारिवारिक हैं, और उनके घर सेलिब्रेट करते थे एनिवर्सरी और बर्थडे, उनके साथ फोटोएं लगती थी, वो गवाह हैं। उन्होंने बताया 25 करोड़ मैंने स्त्री को दिया, 10 करोड़ स्त्री को दिया, 5 करोड़ स्त्री को दिया, 100 करोड़ स्त्री को दिया। अरे भाई साहब, इनको तो मानेंगे ही नहीं हम। 100-200 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता जी, छोड़िए ये 200-400 करोड़ की बात मत करिए। जवाब दे दीजिए। केजरीवाल साहब कहते थे नवंबर 2023 में कार्यकर्ता सम्मेलन में केजरीवाल जी ने कहा था, इस्तीफा में जूते की नोक पे रखता हूं। ठीक है, रिपोर्ट्स आती थी क्या कि तब वो इस्तीफा मांगते थे नेताओं से, आज अपनी बारी आ रही है तो इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा क्यों? कट्टर ईमानदारी को ये शोभा देता है? सिरसा साहब सुनिए, सिरसा साहब बड़े कलाकार आदमी है, बड़े ही चालाकी से कुछ चीजों को पढ़े और कुछ शब्दों को अंदर कर गए। जस्टिस खन्ना ने इस बात को कहा टेंटेटिवली, मुझे लगता है कि सिरसा साहब को इस बात का मतलब जरूर पता होगा कि टेंटेटिवली क्यों कहा। जस्टिस खन्ना ने उससे एक दिन पहले एक बात कही कि आप किसी को इस तरीके से लगातार अंदर नहीं रख सकते कि आप चार्जशीट, हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, टेंटेटिवली का सर कुछ मतलब होता है, और चार्जशीट के ऊपर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप डाले जाओ, कोर्ट भी बार बार कह रहा है आप लगातार किसी को ऐसे अंदर नहीं रख सकते। ऐसे ईडी कैसे करेगा? ईडी के ऊपर बार बार कोर्ट ने कहा है कि भाई हमको इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि आप चार्जशीट दाखिल नहीं करते, और दाखिल करते हो तो आप उस पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भेजते रहते हो। देखियो, कोर्ट के लिए एक बात सिंपल, मैं चाहता हूं व्यूअर्स इस बात को समझें, कोर्ट कानून की व्याख्या करता है, जज कानून की व्याख्या करते हैं। कानून को 2019 के अंदर इन्होंने बदल दिया, ठीक है ना, पीएमएल एक्ट के अंदर। पहले होता था कि आदमी को पहले माना जाता था कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए वो निर्दोष है, इन्होंने उल्टा कर दिया कि जब तक आरोपी जो है वो निर्दोष है ही नहीं, जब तक कि वो बेगुनाह ना सिद्ध हो जाए। अभी तो बिल्कुल, इसीलिए आप देखिए ईडी के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को, मुझे तो याद ही नहीं किसी को जमानत मिली हो, कोई एक आधी मिली होगी, सिरसा साहब भी जानते हैं। जी, ट्विंस कंडीशन की बात है जी, तरीका, लोगों को डराने का तरीका, ठीक है, मैं आप दोनों से जवाब लूंगी एक बार फिर से। सुनिए ना, आप दोनों से, राजेश जी, सिरसा जी, मैं आप दोनों से इस टॉपिक पर आगे भी बात करूंगी, लेकिन लेकर जो स्कैम है इस पर खूब बार हमने चर्चा कर ली है, लेकिन आज दिल्ली की जनता और देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि भाई आखिरकार दिल्ली की सरकार जेल से क्यों और कैसे चलेगी। राजेश जी,
इस बात का जवाब आप हमारे शो के माध्यम से देश को और दिल्ली की जनता को दीजिए कि जूते की नोक पर इस्तीफा रखने वाले केजरीवाल, ऑडिट रिपोर्ट्स में नाम आने के बाद इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल आज खुद का इस्तीफा देने से क्यों डर रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या लगता है उनको? देखिए, नैतिकता की बातें, आप बात को समझिए कि एक रामायण का युग था, वहां सब कुछ मर्यादाओं के अंदर होता था। एक महाभारत का युग आया जहां मर्यादाएं टूटने लगी, और आज तो कलयुग और कलयुग का भी चरम सीमा है भाजपा की सरकार के अंदर। नैतिकता के ऊपर ये आपको जीने नहीं देंगे। अगर आज अंग्रेज भी होते ना और गांधी जी कहते कि एक थप्पड़ मारा, तो अंग्रेजों ने फिर भी सोचा कि यार दूसरे गाल पे तो केजरीवाल जी नैतिकता छोड़ रहे हैं माहौल को देखते हुए। कि दूसरे गाल पे मार दो तो दूसरे पे भी मारेंगे, तीसरे पे भी मारेंगे। नहीं, सुनिए, नहीं, और वो हर नेता जैसे बन रहे हैं। समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुनिए, सब कुछ नहीं, मैं यही तो देख रहा हूं इतने सालों से, एक ही कोशिश है कि एक आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बाकी सब जैसे, क्योंकि वो नहीं है। और कोई होते तो अब तक सेटिंग कर लेते बीजेपी से। करिए ना, अजित पवार जी ने कर ली ना रातों रात, हेमंत विश्व शर्मा ने कर ली ना रातों रात। आप देखिए, हम नहीं कर रहे, हम नहीं डरते, हम नहीं मानेंगे। हमने कह दिया कि हमारी एक विचारधारा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपकी एक विचारधारा, आप उस पर काम करिए, जनता के सामने जाइए। इसमें दिक्कत क्या है? एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फंसाना, डराना, परिवारों को तंग करना, ये अच्छी राजनीति नहीं है। अपनी विचारधारा के साथ में जनता के, ठीक है, मैं आपके पास सिरसा जी से जवाब ले लेती हूँ। सिरसा साहब ये पूछ, सिरसा जी जवाब, सिरसा जी इसी में, इन्हीं की बातों में एक चीज और जोड़ दूंगी मैं। ऑडियो और वीडियो सुनाना चाहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी की। बीजेपी और कांग्रेस वाले नहीं, देखिए इन तरह के वीडियोस को सुनिए ना सर, ये वीडियोस ना रखिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे इनकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते, ये आप खुद दिखा रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। सर अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सर, इस ऑडियो को, ये वो माशिया हैं अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे कि जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो हैं जो कहते थे कि मैं तो कोई चपरासी की नहीं छोड़ता कुर्सी, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा हूं। आज लोग पूछ रहे हैं, मैं तो आपके चैनल पर आप ही की बात याद दिलाता हूं और राजेश जी को याद दिलाता हूं। राजेश जी, जिन मुख्यमंत्री को आप सबसे भ्रष्ट और करप्ट बताते थे, हेमंत जी जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आजकल वो आपके मित्र हैं, अलग बात है, उन्होंने भी मुकदमा दर्ज होने पे, जिसको आप फर्जी बताते हो, पहले रिजाइन किया, फिर वो अरेस्ट हुए। पर मेरा एक बात मानना है, जब अरविंद केजरीवाल जी इतने सच्चे हैं तो डबल बेंच हाई कोर्ट ने उनको जमानत अर्जी क्यों नहीं दी? जब लोअर कोर्ट में उनके रिमांड की स्टे आई तो बिना कागजों के, आपका कहना है कि सफेद कागज लेके गए, कोई सबूत नहीं है, ऐसे सफेद कागज रख दिया जज के आगे। जज साहब को कहा ये सफेद कागज है जी, इसको तुम सबूत मान लो, इसको 7 दिन के लिए हमें कस्टडी दे दो। और संजय सिंह जी जब कस्टडी ली तो ऐसे ही बोला सफेद कागज है जी, इनको सबूत मान लीजिए, कोई नहीं फिर मान लेंगे। मतलब देश के सारे कोर्ट कचहरी गलत, ईडी सीबीआई गलत, और सब कुछ अगर सच्चे हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी। और आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी पिनाक जी, जो कोई नहीं चिंता कर रहा इस बात की, ये कंप्लेंट कांग्रेस की है, जो इनके साथी आजकल, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और ईडी ने, कोर्ट ने जमानत रद्द होने पे ईडी ने अरेस्ट किया, और वो भी जब चुनाव जाब्ता लगा हुआ है, हमारे पास अधिकार कोई नहीं है। ईडी ने मुकदमा दर्ज किया, कोर्ट ने बेल नहीं दी, कंप्लेंट कांग्रेस की और जिम्मेवार हम हैं। ये बता दिए जिम्मेवारी हमारी कैसे होगी? आप ये तो समझा दीजिए। घपला आप करें, कमीशनें आप खाएं, सैकड़ों करोड़ रुपए आप घर ले जाएं और जिम्मेवार हम हो गए। समझाइए सही ये कैसा होता है? राजेश जी, इन तमाम सवालों के जवाब दीजिएगा। और साथ में एक सवाल ये भी जो सिरसा जी ने भी उठाया और शायद तमाम जगह उठ भी रहा है कि अगर सोरेन जी, लालू यादव जी, तमाम दूसरे लोग जब हिरासत में चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं, जब तक आरोप चल रहे होते हैं, मामला चल रहा होता है, सुनवाई चल रही होती है, तब तक ठीक है, लेकिन जब एक बार कस्टडी में चले गए उसके बाद तो वो भी इस्तीफा देते हैं। तो केजरीवाल जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें किस बात का डर है, किस बात की चिंता है? अगर वो इस्तीफा दे देंगे, अपनी पार्टी के किसी भरोसेमंद नेता को सौंप सकते हैं वो कमान। पिनाक जी, सारी कोशिश इसी बात की है कि जो आज सबसे क्रेडिबल चेहरा राजनीति का उभर के आया है पिछले 10 सालों में, जिसने 2 बड़े स्टेट्स के अंदर सरकार बनाई और एक स्टेट में तो 3 बार बना रही है और एमसीडी में भी बीजेपी को बाहर कर दिया, तो उस चेहरे को ये हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें। क्यों दे दें भाई? दिल्ली की जनता ने एक तरफा 62 सीट, 67 सीट एमसीडी केजरीवाल जी को दी। दिल्ली के मॉडल में पंजाब में 92 सीटें दी ना। अब उसके बाद में ये चाहते हैं कि छोड़ के चले जाएं। दिल्ली की जनता का क्या होगा? बात केजरीवाल जी नहीं, आपके पास विधायक है भाई, आपके पास पूर्ण बहुमत है दिल्ली की विधानसभा में, आपके पास तो एक थंपिंग मेजॉरिटी है दिल्ली की। आपको मतलब केजरीवाल जी के बिना सरकार बिल्कुल नहीं चल पाएगी। वो सलाह मशवरा तो जेल से भी दे सकते हैं, अपने किसी दूसरे नेता को ये पद सौंप के। नैतिकता की भी बात रह जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या मोदी जी के बिना
आपको लगता है भाजपा 2 दिन चल पाएगी आज की डेट में? सब कुछ जी जहां देखो मोदी सरकार ही कहते हैं ना भाई, एक पार्टी का एक चेहरा होता है। हमने तो कुछ और चेहरा देखा ही नहीं भाई। केजरीवाल जी हमारे चेहरे हैं, पार्टी के भी चेहरे हैं और सरकार के भी चेहरे हैं। अगर वो आज छोड़ देते, अच्छा मेरा एक सवाल है पिनाक जी, समझिए कि आज इस्तीफा दे दिया और 2 साल बाद में सारी जिद्दोजहद के बाद में हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं, बाइज्जत बरी कर दिए गए। ये 2 साल दिल्ली की जनता की कौन वापस देगा? मतलब आप दिल्ली की जनता में, सरकार में सब कुछ खत्म कर देंगे और ये आके जैसे इन्होंने पेट्रोल डीजल पे झूठ बोला, तो आपको आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संदीप जी खुद पर भरोसा नहीं है राजेश जी? आप लोग अगर केजरीवाल नहीं होंगे तो आप 2 साल दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करेंगे? हम सब देखिए पिनाक जी, हम सब, जनता ने तो आपको, आप पे भरोसा किया है, आपने अपना लीडर केजरीवाल को चुना है, जनता ने तो अपने अपने विधायक पार्षद चुने हैं सर। उसके बाद आप लोगों ने केजरीवाल जी को अपना लीडर सुन के मुख्यमंत्री पद पर बैठाया है, तो क्या आप लोग काम नहीं करेंगे दिल्ली की जनता के लिए? अगर केजरीवाल जी 2 साल भर जो भी है, जैसा आपने कहा, अगर आपकी बात से बताओ, क्योंकि मैं दिल्ली की वोटर हूं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। 10 साल से कर रहे हैं, नहीं 10 साल से कर रहे हैं। और सिरसा साहब मेरे साथ विधानसभा में थे, वो जानते हैं कि विधानसभा से लेके गली से लेके संसद से सड़क तक अच्छी तरह सब निभाते हैं। लेकिन देखिए, हमने भी जो वोट मांगे तो अरविंद जी के ऊपर मांगे ना, कि हम भाई बिजली पे काम करेंगे, पानी पे काम करेंगे, इन्हीं के ऊपर तो वोट मांगे, तभी तो लोगों ने हमको वोट दिया। वो देखिए, हम एक अंग हो सकते हैं, मैंने फिर काम सरकार के या विधानसभा के अंग है, लेकिन मुखिया अरविंद जी है और मुखिया को अंदर करके ये चाहते कि दिल्ली की जनता तड़पने लग जाए, परेशान। सिरसा जी, एक चीज आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल कानूनों के कायदे में रहते हुए, स्पेशल परमिशन लेकर दिल्ली की जनता की तमाम शिकायतें, तमाम दिक्कतें अगर वहां से भी दूर कर सकते हैं और अच्छी सरकार दे सकते हैं, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? कानून तो अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? जी, मैं आपको दोनों सवालों के जवाब दे देता हूं। पहली बात है, जब आदमी 9 साल कुर्सी पे रहा, जब लोग कोविड में ऑक्सीजन और दवाइयों से तड़प कर मर रहे थे, और ये अरविंद केजरीवाल जी तब शराब घोटाले की पॉलिसी बना रहे थे और लोगों से पैसे ले रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुजरिम को किसी भी सूरत के अंदर जेल के अंदर कोई भी कोर्ट अधिकार देगी। मैं आज आपके टीवी चैनल पर कह देता हूं, ऐसा देश का कानून कोई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बैठकर एक अक्यूज्ड को सरकार चलाने की इजाजत। तो आपको उसके 2 छोटे से रीजन है। गोपनीयता की शपथ ली जाती है, जेल के अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जो मुख्यमंत्री साइन करे और जेलर की नॉलेज के बिना साइन करे, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया जा सकता, इसलिए यह संभव ही होना नहीं है। पर इनकी नौटंकी है, ये नौटंकी करना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और एक बात जो अंत में आपको जरूर कह देता हूं, आपने अभी पूछा कि चिट्ठी की असलियत हो, चिट्ठी नकली है, असलियत भूल जाओ। पिनाक जी सोच के देखिए, नहीं मैंने नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा, वो अपनी बात रख रहे हैं, मैंने उनसे सवाल पूछा है कि नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं कल्पना करिए, मैं आपको कह रहा हूं कल्पना करके देखिए कि अगर ऐसी चिट्ठी एक और निकले, राजेश जी हमारे भाई हैं, मैं उनको बताता हूं कि ऐसी चिट्ठी एक और निकले और उस चिट्ठी पे लिखा हो कि राजेश को पार्टी से निकाल दिया और दिल्ली का लाल किला फलां आदमी के नाम करा दिया, और जो अरविंद केजरीवाल जी का 100 करोड़ का शीश महल है अब ये प्राइवेट आदमी को किराए पर दे दिया, तो क्या ये संभव हो सकता है? हम नहीं पूछेंगे भाई कैसे दे दिया, चिट्ठी किसने लिखी है, और ये कहेंगे चिट्ठी का मजमून पढ़ लो, कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। ये जो सब कुछ किया जा रहा है देश के, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, वो सिंपैथी लेना चाहते हैं, ये बताकर कि देखो मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। और दिल्ली के लोग जानते हैं, अगर तुम मेरी चिंता करते तो एक के साथ एक किताब फ्री देते, एक के साथ एक किताबों का बैग फ्री देते, बच्चों के हाथ में शराब की बोतल ना थमाते। आपने एक के साथ एक बोतल शराब घोटाले पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि भाई सरकार जेल से चलेगी तो कैसे चलेगी, क्या ये संभव है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आगे भी लेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश जी अपने तर्क रखेंगे और सिरसा जी को क्या कुछ ऑब्जेक्शन है और क्या कुछ विकल्प हैं, क्या संवैधानिक विकल्प हैं अगर केजरीवाल जी इस बात पर अड़े रहते हैं, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लगातार मुकाबला जारी है, हमारे साथ सिरसा जी और राजेश जी लगातार बने हुए हैं और सवाल यही कि दिल्ली की सरकार आखिर चलेगी कैसे जेल से, क्या ये मुमकिन है? राजेश जी, आपने इस लेटर के बारे में तो कहा कि भूल जाओ कहां से आया, कैसे आया, लेकिन एक कानूनी व्यवहारिकता हम समझ लेते हैं, ईडी की कस्टडी में वो हैं, अगर कैबिनेट की मीटिंग बुलानी है उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, अगर कोई भी आदेश वो साइन करते हैं उस पर काउंटर सिग्नेचर चाहिए होते हैं जेल अथॉरिटीज के, तो वो सीक्रेसी कैसे मेंटेन होगी? और क्या हर बार अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा स्पेशल परमिशन लेने के लिए?
देखिए, दो बातें हैं। वैसे तो वो अपने वकील से मिल ही सकते हैं और वकील के थ्रू उनके मैसेजेस बाहर आ सकते हैं, और हो सकता है ये वाला मैसेज भी वकीलों के थ्रू ही आया हो। सीक्रेसी ब्रीच नहीं होगी ऐसे? वकील के थ्रू वकील है सर। जो आपने दूसरी बात कही कि बार बार कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। मैं एक मिनट जो बात आपने दूसरी कही, एक मिनट, जो दूसरी बात आपने कही कि बार बार कोर्ट के पास में जाना पड़ेगा, सच तो ये है कि लगातार पिछले कुछ सालों से हम कोर्ट के पास ही जा रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास में संवैधानिक शक्तियां हैं कि वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, ऐसी चीजों पे काम करे, तीन चीजों को छोड़ के, लॉ, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, उस सबके बावजूद इन्होंने कानून को बदला आपके सामने, और मैं बार बार कोर्ट के पास जाना पड़ता है कि जल बोर्ड के पैसे रोक लिए, जल बोर्ड के पैसे दिलवा दो। देश की राजधानी का मुस्तकबिल का सवाल है, तो मैं सिंपल सा आपसे पूछ रही हूँ कि क्या व्यवहारिकता आएंगी एग्जीक्यूशन में? क्या ये फिजिबल है? अगर ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है तो इसकी फिजिबिलिटी बता दीजिए मुझे। आज दुर्भाग्य ऐसी बात का है कि पुरानी बात नहीं है। फरवरी के अंदर ऑर्डर आया हाई कोर्ट का कि जल बोर्ड के पैसे दे दो, पुरानी कहां है? लोगों के सीवर पानी ढंग से ना चले, ये पुरानी हो गई। जो सच में टॉपिक है ना, जो इश्यूज है, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बस एक सेंट्रलाइज चीज है कि भाई ठीक है जी, जेल चलेगी जी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। दिल्ली की बात कौन करेगा? अरविंद जी वही बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली की तो बात कर रही हूँ, आप फिर से सुन नहीं रहे हैं। सर मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए। मेरा सवाल दिल्ली वालों के लिए है कि दिल्ली वालों के हर महत्वपूर्ण फैसले के लिए अगर कैबिनेट को बुलाना है, दिल्ली के फैसलों के लिए जो सीक्रेसी मेंटेन की जाती है वो कैसे मेंटेन होगी? क्या वकीलों के जरिए मैसेजेस आदान प्रदान होंगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या पूरी कैबिनेट को बुलाकर किस तरह से आप मीटिंग करेंगे? अगर कोई एकदम इमीडिएट एक एड्रेस करने वाला डिसीजन लेना है तो उसको कैसे लेंगे? मुझे फिजिबिलिटी समझा दीजिए। हम कोर्ट से परमिशन मांगेंगे उस चीज की। हम कोर्ट की परमिशन मांगेंगे कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं उनको सॉर्ट आउट करना है। अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं उस पर काम करना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता उसमें, अभी इन्होंने कहा कि अक्यूज को परमिशन नहीं देंगे, कोर्ट सब कुछ देखता है, ठीक है ना? हालांकि जिस तरीके से ईडी ने चीजों को रखा है, कि हमारे भी वकील है वहां पे चीजों को रखने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। ठीक है सिरसा जी, ये लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, कानून के हिसाब से वो परमिशन लेके वहां कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाएंगे, फैसले भी लेंगे, उनकी गोपनीयता भी बरकरार रखेंगे, वो रास्ता निकालेंगे। आपको क्या दिक्कत है? इनकी टेंशन है। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली के देश के राजधानी में रहते हैं और देश की सरकार के लिए, देश के कानून के लिए, देश के संविधान के लिए सड़कों पे आकर रोज लड़ते हैं, नारे प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं। इसको बचा के रखना है। मैं आपको एक पनाग जी अब सिचुएशन बताता हूं। एक किसी इतने आईपीएस अफसरों पे केस दर्ज होते हैं, किसी आईपीएस अफसर पे केस दर्ज हुआ, डीजीपी हिमाचल पे दर्ज हुआ, वो कहे भाई साहब नहीं, जेल में रहूंगा, डीजीपी रहूंगा, जेल से कानून चलाऊंगा। अरे भाई मेरा अधिकार है, नौकरी लेके आया हूं, पास होके आया हूं, आसान नहीं कर रहा, जेल से चलाऊंगा, जेल से। अच्छा भैया, फिर एक चीफ सेक्रेटरी है, अरे भाई जेल से चीफ सेक्रेटरी होऊंगा मैं, क्या बात करते हो? अरे भैया पढ़ के बनाऊं, ऐसे नहीं बना, जेल से चलाऊंगा और जेल से सारे काम करूंगा। अब मुझे बताइए, क्या इस देश में अब ये होगा? गैंगस्टर तो कहा करते थे कि हम जेल से गैंगस्टर चलाएंगे, चलते भी थे, और ये कल्पना अब एक मुख्यमंत्री करेगा कि मैं भी यही काम करूंगा। तो फिर मुझे बता दीजिए, गैंगस्टर में और मुख्यमंत्री में अंतर क्या रह गया? ये समझा दीजिए मुझे। और दूसरी बात, हाँ, यू टर्न के लिए जो अरविंद केजरीवाल कहते थे मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी जूते के नोक पे है, ये वही आदमी जो कहता था मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, आजकल ईडी में Z+ चाहिए। ये कहता था 2 कमरे में मकान में रहूंगा, आजकल 100 करोड़ के बंगले में रहते हैं, वो भी शीश महल में। ये कहते थे मेरे को कोई लाल बत्ती नहीं चाहिए, आगे पीछे अब गाड़ियां चलती हैं, मैं सेंट्रो गाड़ी में जाऊंगा, आजकल 20 लाख रुपए घंटे का जिस जहाज का किराया है उस जहाज में चलते हैं। बोले बच्चों की कसम खाऊंगा, कांग्रेस का अलायंस नहीं करूंगा, आजकल कांग्रेस के जाके वहीं चरणों में बैठ गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो कहा वही नहीं किया। मुझे तो कभी कभी लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने माता जी की कसम खाई है और वो कसम नहीं तोड़ रहे। मां मैं तेरी कसम खाता हूं, कभी जिंदगी में सच नहीं बोलूंगा, और इसी बेचारे कसम से बंधे हुए हैं, इसलिए सच नहीं बोल पा रहे। मुझे तो कभी कभी ये दुख होता है कि मां की बेचारे कसम खा बैठे हैं और वो कसम तोड़ नहीं पा रहे। राजेश जी, मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या केजरीवाल जी बदलते वक्त के साथ बदल गए हैं? सिरसा साहब कॉमेडी जरूर बहुत अच्छे करते हैं। देखिए, इस्तीफे मांगने वाले, जूते की नोक पे रखते हैं, इस्तीफा रखने वाले केजरीवाल जी क्या वक्त के साथ बदल गए हैं? ये मैं तो सारी उन्हीं की बातें गिनाई आपको, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, सारी अरविंद केजरीवाल जी की बातें हैं
क्या उन्होंने नहीं कहा था सिरसा कांग्रेस साहब, के साथ अलायंस नहीं करूंगा, एक सिरसा परिवार साहब, से एक से ज्यादा सिरसा टिकट नहीं साहब, दूंगा, मैं खुद सिरसा प्रधानी साहब, द्वारा बनूंगा, मेरी पार्टी का अध्यक्ष, मैंने सिरसा कौन साहब, सी ऐसी बात। मैं तो राजेश जी आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मुझे जो कहेंगे मैं करूंगा। मुझे एक बात वो बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मुंह से कही हो और बाद में उस पर ना पलटे हो, और एक वो बात बता दीजिए, आप नाम बोलिए मैं पलटूंगा, नाम बता दूंगा ये बात पे पलट गई। एक बात बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 20 साल की राजनीति के दौरान 10 साल में कही हो और उससे ना बदले हो, वो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताइए कौन सी वो बात है। एक मैं बता रहा हूं, अरविंद जी हमेशा बता ही नहीं पाएंगे, हमेशा कहते थे कि बस यही कहेंगे मैं बताता हूं, बता ही नहीं पाएंगे, उनकी बातों का बुरा नहीं माना करते। मैं बता दी ना, वो कहते थे सिरसा साहब बड़े मजाकिया, इनकी बातों को बुरा नहीं मैंने मानते। कहा नहीं बता तो मैंने पाएंगे, बड़ी देर आपको तो पिनाज जी तो मान के ना आप नहीं बता पाए। देखो जो आदमी राजनीतिक आदमी एक बात अरविंद केजरीवाल जी की नहीं बता पा रहे, जो पलटे ना हो, एक बात मैंने 10 नहीं कहा, बोलने दो, एक बात नहीं बता राजेश जी पाए। जरा बोले, बोल लिया, ठीक है सिरसा साहब इनकी भी सुन लेते हैं। राजेश जी बोलिए बोलिए आप बोलने दो ना, बोलिए बोलिए होगा, बोलिए बोलिए। आपने अपनी बात कह लिया, मुझे बोलने दो, मैं आराम से बोल रहा हूं, इसका मतलब थोड़ी मेरी आवाज तेज नहीं है। अब बात सुनो, आपने हिम्मत तो बोलो। नेचुरल करप्ट पार्टी कहने के बाद में आपने एक हफ्ते में अजित पवार को अपनी पार्टी में ले लिया है, आपकी हिम्मत कुछ बोलने की? बोल पाओगे कुछ आप? सुनो, सिखों को खालिस्तानी कहते हैं, वो है आपकी हिम्मत कुछ बोलने की? बोलते हैं ना, पूरी की पूरी बीजेपी रोज व्हाट्सएप पे लिखती है, ट्विटर पे लिखती है कि खालिस्तानी है ये सारे के सारे किसान। है तुम्हारी हिम्मत? बोल के दिखाओ वो खालिस्तानी है, बोलो टीवी पे, बोलो अभी, बोलो सिख खालिस्तानी है जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, बोलो राजेश जी देश पर सिख हम टॉपिक पर रहे हैं। कौन कहता है तुम्हारे जैसे को खालिस्तानी कहता है? देश पर सिख है, मत कहना मैं खालिस्तानी द्वारा, ये जुर्म मत करना खालिस्तानी कहने की। नहीं राजेश जी, खालिस्तानी कहने जो की शब्द राजेश जी आप डिबेट को डिविएट करने के लिए, आप डिबेट को डिविएट करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिन्हें इस देश की अखंडता संप्रभुता के अलहदा माना जाता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह की चीजें ना करें। मैं आपसे कह रही हूं कि डिबेट पे रहते हैं, मैं डिबेट पे रहते हैं सर, ट्विटर व्हाट्सएप से देश नहीं चलता सर, ट्विटर व्हाट्सएप से देश नहीं चलेगा ना सर। किसान आंदोलन पे सर मैंने क्या कहा? ट्विटर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देश नहीं चलेगा। देश की अखंडता संप्रभुता से समझौता करता हुआ कोई भी शब्द इस्तेमाल ना करें आप डिबेट में। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। राजेश जी एक बार फिर से इसी टॉपिक पर आते हैं। सिरसा जी एक मिनट, राजेश जी बस मुझे इतना समझा दीजिए। राजेश जी एक मिनट, ये दिल्ली की आम जनता के बीच में से भी सवाल उठ रहा है। एक मिनट सुन लीजिए, आप पॉलिटिक्स को एक सेकंड के लिए साइड पे रख के बस मुझे बता दीजिए कि केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, क्या पार्टी के बिखरने का, इस तरह का कोई डर है कि अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी में दो फूट हो जाएगी, लोग मानेंगे नहीं, ऐसी कोई चिंता है क्या आपको, इसीलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? जी देखिए, ऐसी बात अगर होती, पहली बात तो देखो मैं ना कभी बहुत चिल्ला के कोई डिबेट करता नहीं, रोज ही 3-4 करता हूँ। अब सिरसा साहब कभी कभी करते हैं, इसलिए ज्यादा आवेग में आ जाते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ आराम से करो, तरीके से बात करो, आप अपनी रखो, अच्छा सॉरी भाई, सॉरी मेरा अपनी मम्मी की कसम, ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप मेरे से आप सवाल का जवाब देना, वक्त कम है तो थोड़ा टॉपिक पे रहते हैं। अच्छा सॉरी, पर्सनल हाँ, मेरा यही कहना है, देखिए मेरा ये कहना है, पार्टी कभी ऐसे नहीं टूट रही, पार्टी बहुत मजबूत है। और यकीन मानिएगा जो भी कुछ भी होता ना, विपक्ष को भी एक करा मोदी जी के इस एक्शन ने, ये कोई अच्छा एक्शन नहीं है। आप मेरे साथ पार्क में सुबह चल के देखेंगे, जो भाजपा के हमारे बहुत तगड़े साथी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत टाइम पे लिया हुआ, बहुत ही गलत निर्णय है। पर मोदी जी ने कब अरेस्ट किया उनको? राजेश जी कोर्ट ने अरेस्ट कराया है, कोर्ट ने अरेस्ट कराया, मोदी जी ने कैसे किया? ये गलत कह रहे हैं ना आप, फिर यहाँ पे करा तो उन्होंने है। नहीं, पर आप बताइए ना कैसे गलत है? आप ये गलत बात कह रहे हैं ना। कोर्ट ने अरेस्ट कराया, कोर्ट ने कहा जमानत, सिरसा साहब तो नहीं ऐसे नहीं होता, कोर्टों पे मत आप इल्जाम लगाओ। नहीं देखिए राजेश जी, अगर आपके कोर्ट के तर्क ठहरेंगे तो जाहिर सी बात है जमानत भी मिलेगी, वो बाइज्जत बरी भी होंगे। लेकिन केजरीवाल साहब जो खुद नैतिकता की बात करते थे, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की सीधे सीधे गिरफ्तारी मांगते थे, इस्तीफे मांगते थे, आज जब वो कट्टर ईमानदार शख्स अपना नंबर आने पर नैतिकता के आधार पर, जहां सोरेन साहब ने भी तो इस्तीफा दिया, वो नहीं देता है, तो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि भाई क्यों नहीं? विधायक तो आप ही के रहेंगे, दिल्ली में सरकार भी आप ही की रहेगी, सब कुछ आप ही कराएगा। और अगर आपको सिंपैथी की बात है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस एक्शन से बीजेपी वालों में भी सिंपैथी आ गई केजरीवाल जी के, वो सिंपैथी तो और बढ़ जाएगी कि देखो कितना महान नेता है। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार का नहीं है, इसमें सवाल जनता का है। जनता का भरोसा अरविंद केजरीवाल पे इतना ज्यादा है। आप जनता में आइए तो सही, मैं आपको बुला रहा हूं, मैं कैमरा लेके आइए, सिरसा साहब को साथ लाइए, आप पब्लिक से पूछिए,
पब्लिक एक तरफा एक बात कह रही है कि ये गलत हुआ है और बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आप बताइए इस्तीफा देने का क्या लॉजिक है? ये तो इस तरीके से हिंदुस्तान की कोई सरकार नहीं चलने देंगे। अभी राजेश जी देखो, ये बातें तो अभी चुनाव सामने हैं, चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये बातें तो अरविंद केजरीवाल जी पहले बहुत कहते रहे हैं। अभी हिमाचल में कराया इन्होंने। राजेश जी कोई बात नहीं। सिरसा जी, मुझे कुछ कारण गिनवा दीजिए जिसकी वजह से एक मिनट, दिल्ली की जनता को भी कुछ कारण गिनवा दीजिए जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि भाई सरकार जेल से नहीं चलनी चाहिए। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। मेरे को अधिकार ही नहीं है बात कहने का नहीं चलनी चाहिए, ना ही मुझे ये कहने का अधिकार है चलनी चाहिए। मैं तो सिंपल एक बात कहता हूं कि जेल के अंदर, जेल काहे के लिए? क्रिमिनल लोगों के लिए। जेल काहे के लिए? क्रिमिनल लोगों के सुधार के लिए। और शासन काहे के लिए? विधानसभा काहे के लिए? चुने हुए लोगों के लिए। अब आप बताइए, कल को क्रिमिनल कहेंगे जी हम तो जाके जी विधानसभा में बैठना चाहते हैं जी, ना जी ना, हम तो विधानसभा में बैठेंगे जी। क्या मैं नहीं बैठ सकता? देखिए, जब तक केस चल रहा है वो आरोपी तो साबित नहीं हो जाते ना क्रिमिनल के लिए है, आरोपी तो साबित नहीं हो जाते ना। हमने नहीं कहा वो आरोपी है, ना ना, बिल्कुल तो वही मैं कह रही हूँ ना कि तब तक अगर वो सरकार चला रहे हैं तो दिक्कत क्या है? करेगी हमारे नहीं, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है ये? तो इसका जवाब दे दो, आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। आरोपी नहीं होने का, हाँ, आरोपी नहीं होने का मतलब ये नहीं होता अगर आरोपी नहीं है तो फिर तो तिहाड़ जेल खाली हो जाएगी, सिर्फ सजावातों के लिए होगा। नहीं, जब तक आप पे आरोप नहीं भी साबित होंगे, जो लोग जेल में तिहाड़ में रहते हैं इसीलिए रहते हैं कि आपके सामने जब कोर्ट के सामने कागज आते हो, कहता है जी इतना है, इस पे इतना केस में दम है कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि इसने गलत किया, इस पर सजा होगी, इसलिए जेल में रख लो। ये गलत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के साथी जेल में तो हैं, बेल रिजेक्ट होगी सुप्रीम कोर्ट तक, क्यों हो रही? क्योंकि उन्होंने कहा इतने प्रूफ है, इनको सजा तो होगी। सो मेरा कहना है जेल क्रिमिनल लोगों के लिए है, वहां पे क्राइम क्रिमिनल लोग हैं उनका सुधार के लिए जेल है। विधानसभा एमएलओ के लिए, राजेश जैसे भाइयों के लिए है, ये वहां बैठ के अपने काम करते हैं। सिरसा साहब, देखिए, मैं नहीं कह रहा संविधान में जो चीजें नहीं लिखी। आप भी जानते हैं कि कितने सारे सांसदों पर वो विश्वास मत में भी शामिल होते हैं, है ना, स्पेशली आते भी हैं परमिशन लेके। ऐसा नहीं है, पिक्चर इज नॉट ऑल दैट रोजी। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब उपराज्यपाल के पास ये शक्ति होती है, उपराज्यपाल के पास ये शक्ति भी होती है कि वो किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी चीज को वो एक जेल में तब्दील कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो आदेश पारित कर सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग उस वक्त की जेल बन जाएगी। अगर आप इनकी मदद ही करना चाहते हैं कि भाई ठीक है आप सरकार चलाओ, दिल्ली की जनता और अदालत अपना फैसला करेगी, तो उपराज्यपाल वो भी कर सकते हैं। और उपराज्यपाल अगर विफल हो जाएं सरकार चलाने में तो वो संविधान की शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। तो उतना मौका तो दीजिए। देखिए, ये अच्छी बात आपने कही है, पर मैं आपसे जरूर एक विनती करना चाहता हूं। 75 साल में कितने मुख्यमंत्री अंदर गए, जयललिता जी से लेके, लालू प्रसाद यादव जी से लेके, अभी हेमंत जी का आपने देख ही लिया है, सुरेन जी से लेके अनेकों नाम हैं। कभी आपने सुना है ऐसा कि अभी तक 75 साल में ये जो देवता रूपी अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, जो करप्शन खत्म करने आए थे और खुद ही उसमें लिपट के रह गए, वो एक, मैं अब कहना नहीं चाहता, फिर ये राजेश जी नाराज हो जाते हैं मेरे से, गए तो थे कोठे पे, कोठे बंद कराने, घुंघरूओं की आवाज सुनकर वही नाचने लगे। अब ये जो लोग करप्शन का दार बंद कराने आए थे, वो करप्शन कराने खत्म कर, आप बताओ। नहीं, देखिए मेरा पर्पस ये गजल है भाई, इसको पर्सनली मत लो, ये गजल है, मेरा नहीं कहना ये। ठीक है, तो मैं खुद ही कह रहा हूं गजल। अच्छा, दूसरी बात, ये स्वाभाविक नहीं है, ये संभव नहीं है, ये आप इसको डिबेट पे मत लाएं। सिंपल तो आज इतनी बात है, अरविंद केजरीवाल जी की नैतिकता बची है या नहीं बची, कोर्ट क्या तो फैसला करेंगी। मैं आज आपके टीवी चैनल पर कह देता हूं, नैतिकता बची है कि नहीं बची, कोर्ट का फैसला तो बाद में आएगा, नैतिकता पर फैसला अभी हो जाएगा। नैतिकता बची है या नहीं बची, नैतिकता है कि नहीं, सवाल नैतिकता का है। सवाल यह है कि नैतिकता है कि नहीं किसी के अंदर। केजरीवाल में नैतिकता बची है, केजरीवाल जी में या नहीं? सिरसा साहब, जब मैंने आपसे डिबेट शुरू करी थी, जी जनाब, मैं चाहता तो आपको पहली लाइन में गुरुद्वारे के चंदे के लिए छेड़ देता, मैंने नहीं छेड़ा, है ना। अब आप देखो, मैं बोलो ना, डिबेट तो मैं कोर्ट में गया ना। अब राजेश जी आपने बड़ी अच्छी बात कही, देखो मेरे पे इल्जाम लगाए गए कि मेरे दौरान गुरुद्वारा कमेटी नहीं बनी, मैं कोर्ट में गया, गुरुद्वारे के अंदर गुरुद्वारे के लोगों ने लगाया। देखो राजेश जी, अच्छी बात है, मैंने वेंडेटा नहीं कहा ना, तो आपने क्लीन चिट लेके आया, आपने इस्तीफे तो नहीं दिया। हाँ, तो मैं क्लीन चिट भी लेके आया, मैंने कोई रोना धोना नहीं किया ना, इस्तीफा दिया, मैं क्लीन चिट लेके आया। आपने उल्टा, मैं दिया, आपने उल्टा अकाली छोड़ के मेरी बात समझिए, जब अकाली दल में थे, छोड़ के बीजेपी में आ गए और डर की वजह से आए। तो मेरे डर की वजह से आए, तो मेरा ये तो मेरा अधिकार है, आप भी छोड़ के पार्टी आए हैं, मैं किस पार्टी में जाऊंगा। लेकिन आपने जो बड़ी अच्छी बात कही, मैंने आपको जवाब दिया, वाकई मेरे को भी जाना चाहिए कोर्ट में। हम लोगों को वेंडेटा पॉलिटिक्स का रोना नहीं रोना चाहिए, हमें कोर्ट कचहरियों के सामने जाके अपनी बात रखनी चाहिए, और कोर्ट आपको देती है, एफआईआर करती तो होना चाहिए।
यही राजेश जी मेरा आपने इस्तीफा नहीं दिया था ना? राजेश जी यही मेरा कहना। ठीक है। तो राजेश जी, अरविंद केजरीवाल राजेश जी ठीक है, आपने इनका इस्तीफा, सुनिए ना राजेश जी, एमएलए हैं, लालू प्रसाद यादव, जयललिता, जेल से सोरेन सरकार जी, की बात हो रही ये है। 3 एग्जाम्पल आपके पास उन लोगों के भी है ना जिन्होंने इस्तीफा दिया, अपने उत्तराधिकारी चुने। और केजरीवाल जी से क्योंकि वो आए ही ईमानदारी की पॉलिटिक्स करने थे, दूसरी पार्टियों की पॉलिटिक्स से अलहदा खुद को स्टैब्लिश करने थे, इसलिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं, इसलिए सवाल ज्यादा होते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है कि हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यही तो दिक्कत है इनको लगता है भी जनता एक तरफा इनके साथ में है, तो केजरीवाल को बंद कर दो, इनकी सरकार को परेशान करो ताकि जनता परेशान हो। जनता की हिम्मत कैसे हो रही है बार बार बीजेपी को दिल्ली में हराने की? जब सब जगह जीत रहे हैं तो इनका विजय रथ दिल्ली में आके क्यों रुक जाता है? आप समझिए, यही तो सारा का सारा खेल है। अच्छा चलिए, मुझे आप एक चीज समझा दीजिए, इनका खेल तो जनता समझाएगी, मुझे आप अपना बता दीजिए कि क्या उत्तराधिकारी चुनने में दिक्कत आ रही है? परेशानी कहां आ रही है? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने में परेशानी कहां आ रही है? दिल्ली वालों को लॉजिक दे दीजिए, क्योंकि ये बात तो आप भी मानेंगे ना कि व्यवहारिकता कितनी है, जेल से सरकार चलाने में कितनी व्यवहारिकता है। राजेश जी, आप विधायक हैं, सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, सीजन लीडर हैं। देखिए, मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि अभी हमारी पार्टी के नेतृत्व को और जो बात हो रही है उसमें हमें नहीं लगता कि कोई ऐसे करने की जरूरत है। पहले भी हमने बहुत मीटिंग्स करी है इसके ऊपर, जनता में जाके करी है। जब इन्होंने पहले संबंध दिया था तभी कर ली थी। जनता ने कहा था कि और हमने फॉर्म भरवाए थे, मैं आपको लेटर दे सकता हूं, मेरे ऑफिस में सिरसा साहब भी आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं, विद नंबर है, जब जनता ने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आप अब आ जाओ, मैं दोबारा भरवा दूंगा। तो बताइए, जनता जो कह रही है उससे आगे चले जाए। अब या तो कोर्ट फैसला करेगा, तब की तब देख लेंगे। सिरसा जी, दिसंबर में इन्होंने जनता से पूछ लिया था और जनता की मर्जी से, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो आप लोग कॉपरेट कर दीजिए ना। जनता से पूछ लिया था कि अगर गिरफ्तारी हो तो केजरीवाल क्या करें, तो जनता ने कहा था मुख्यमंत्री बने करने को ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने फैसला करना है। देखिए, मैंने तो आपको सारे एग्जाम्पल दे दिए। सारे गैंगस्टर्स कहेंगे कि हमने तो अब जेल से बैठ के गैंग चलाने, हमें इजाजत दी जाए। ये गैंग्स जो जेलें होती हैं ये क्रिमिनल्स के लिए होती हैं, इस मुख्यमंत्री को सरकार चलाने के लिए नहीं होती। मैंने आपको आगे भी आग्रह किया था, ये मेरे और आपकी बात नहीं है, ना मैं तय कर सकता हूँ ना आप तय कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको फिर से एक बार जरूर जोर देके कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी नैतिकता के साथ आए थे। हमने कहा हम सबके ऊपर ये सिचुएशन आई, जब हमारे पे मुकदमे बनाए गए, हमारे ऊपर इससे वर्स्ट सिचुएशन आई, लेकिन हमने कोर्ट कचहरी का रास्ता अडॉप्ट किया और जाके अपनी सारी कानून के आगे अपनी बातें रखी। कानून ने हमारा साथ दिया, हम क्लीन चिट लेके बाहर आए। मेरा ये मानना है कि देखिए, ये सिचुएशन तो आती है, लेकिन आज हम दिल्ली के लोग क्या पूछ रहे हैं कि आप शराब का घोटाला करके मुख्यमंत्री जेल में रहना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। शराब के घोटाले वाला आदमी और कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में क्या फैसला लेंगे, क्या फिजिबिलिटी है जेल से सरकार चलाने की, संविधान, जेल मैन्युअल, तमाम चीजें क्या कुछ कहती हैं, और नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, ये हमने आपके साथ रखा। मुकाबला में बस इतना।